बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक आप बीती है जो आपसे शेयर करता हूँ। दिसंबर की एक सुबह मैं अपने पास आए कुछ मेहमानों के साथ मसरूफ़ था। मुझे एक कॉल मौसूल हुई। दूसरी तरफ मेरे एक बहुत प्यारे ताल्लुक़ वाले शरीफ साहब, जो कि ना सिर्फ मेरे साथ बहुत बेतल्लुक़ भी हैं, हालांकि उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं और मुझे बदर पुत्र ही कहते हैं, लेकिन उनसे मेरा रिश्ता दोस्ती के करीब करीब है। उसकी वजह उनकी सादा तबीयत और दिल की अच्छाई है। शरीफ साहब चंद एकड़ के ज़मींदार होने के साथ साथ मांदरा भी है। मांदरा लफ्ज़ से कई क़ारीन नावाकिफ़ होंगे। बताता चलूँ कि सांप बिच्छू के कांटे का दम करने वाले को मांदरा कहते हैं। देहात में लोग आज भी सांप बिच्छू के काटने पे मांदरों के पास जाकर दम करवाते हैं, इस जहर का देसी इलाज करवाते हैं और अल्लाह के करम से शिफा पाते हैं। मेरे हेलो करने पर शरीफ साहब बोले, बदर पुत्र घर में ही है ना? मैंने कहा जी बिल्कुल घर में ही हूँ, सब खैर तो है ना? बोले सब अल्लाह का फजल है, बस घर में रहना, मैं किसी को लेकर 1 घंटे तक तेरे पास आ रहा हूँ। ये कहकर साथ ही कॉल काट दी। मैंने 1 घंटे में मेहमानों को फारग किया। आखिरी बंदा रवाना होने ही लगा था, शरीफ साहब मेरे घर पहुँच गए। उनके साथ एक मर्द और एक औरत थे। सलाम दुआ हार हवाल के बाद मैंने सवालिया निगाहों से शरीफ साहब की तरफ देखा। वो बोले, बदर पुत्र ये दोनों आज सुबह मेरे पास आए हैं। मैंने इनसे पूछा कि सांप ने काटा है या बिच्छू ने? तो कहते हैं ना सांप ने काटा है ना बिच्छू ने। फिर इन्होंने अपनी परेशानी मुझे बताई, तो मैं समझ गया ये मामला तुम्हारे मतलब का है, तो उनको लेकर मैं तुम्हारे पास आ गया। ये कहकर शरीफ साहब खामोश हो गए। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जो मेरी तरफ खामोशी से शरीफ साहब की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने खंखार कर गला साफ किया और बोले, मैं आपको सारी बात तफसील से सुनाता हूँ। मेरा नाम रब नवाज है, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। उन्होंने साथ बैठी खतून की तरफ इशारा किया। हमसे जुड़ी परेशानी हमारे दादा अब्बा के वक़्त से शुरू हुई। मेरे वालिद साहब मेरे दादा अब्बा की इकलौती औलाद थे। अभी वालिद साहब की उम्र 10 साल थी। मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया। हुआ इस तरह के दादा अब्बू एक गांव में रहते थे। एक ज़मींदार के यहाँ उसके जानवरों को चारा डालने की नौकरी करते थे। दादा अब्बू के घर गांव से थोड़ा हट कर था। घर के इर्द गिर्द दरख्तों के झंड थे। एक दिन इस ज़मींदार ने एक बीमार भैंस तोहफ़ा में मेरे दादे को दे दी। दादा दादी ने इस भैंस को की खूब सेवा की। अल्लाह का करम हुआ, भैंस ठीक होगी। भैंस ने दूध देना शुरू कर दिया। घर दूध की और घी की फरावानी हो गई थी। इन दिनों कोई भी दूध नहीं बेचता था, सब दूध बेचना गुनाह समझते थे। अब वो हुआ इस तरह के एक दिन जब दादी दूध निकालने गई तो भैंस का दूध एक कतरा भी ना निकला। भैंस का हवा न खाली था। दादी बहुत हैरान हुई। शाम को दूध निकाला गया। हैरानी ये कि अगले दिन फिर सुबह दूध नहीं निकला और हवा न खाली। दादा दादी शक में पड़ गए, रात को शायद कोई चोरी दूध निकाल लेता है। इस रात दादा ने रात जागते गुजारी और दादे का शक सही निकला। सैर से भी पहले दादा ने भैंस के बोलने की आवाज़ सुनी। दादा अब्बू को मुशी से भैंस की तरफ बढ़े। अंधेरा कुछ खत्म हो रहा था। दादा अब्बू ने भैंस के पास गौर से देखा तो इन्हें एक नौजवान लड़का भैंस के पास बैठा नजर आया। दादा अब्बू थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा नौजवान हवाने से मुहाना भैंस का दूध पी रहा है। दादे ने गुस्से से उसे लकारा। अब्बू की आवाज़ सुनते ही वो नौजवान चौंका, पीछे हटा, उठकर सर पर दौड़ लगा दी और घर की दीवार फलांग गया। दादा बेचारे के लिए ये बहुत अजीब था। खैर दादे अब्बू ने ये बात सुबह छोड़ दी। सुबह ज़मींदार को बताकर गांव से इस बंदे को ढूंढेगा। दादी भी आवाज़ सुनकर उठ चुकी थी। दादे ने सारी बात उसे बताई। बोली, अच्छा जाने दो, किसी भूखे का पेट भर गया। सारी रात जागने की वजह से दादे की तबीयत कुछ बेहतर ना थी। तबीयत की खराबी की वजह से दादा अब्बू ज़मींदार के घर ना जा सके और काम से छुट्टी कर ली। इस दिन दोपहर के वक्त घर के दरवाजे की कुंडी खटकी। दादा अब्बू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत शख्स का नौजवान खड़ा था। दादा ने इसे पहचान लिया। ये सुबह वाला ही नौजवान है, मगर उसकी खूबसूरती और आंखों की चमक ने दादे की ज़ुबान बंद कर दी थी। सलाम करने के बाद वो नौजवान बोला, मैं एक परदेसी हूँ, मैं कुछ दिन इधर रहना आया हूँ। मेरा आपके पास मकसद ये है कि मैं 3 दिन से आपकी भैंस का दूध पी रहा हूँ। मैं इसकी उजरत देने आया हूँ। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप रोज़ रात को अपनी भैंस घर से बाहर दरख्तों के झंडे के पास बांध दिया करें। अगर आपको ये लगे भैंस चोरी हो सकती है तो मैं पूरी भैंस की कीमत दुगना ज़्यादा कीमत अदा कर रहा हूँ। आप बस भैंस की खुराक का ख्याल रखें। ये कहकर उसने 3 सोने के सिक्के दादे के हाथ पर रख दिए और बोला, ये दूध और भैंस की कीमत है, और ये एक सिक्का इस बात को राज में रखने के लिए कि ये बात तुमने अपनी बीवी के अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को भी नहीं। मैं जब यहाँ से जाऊँगा तो तुम्हें और भी इनाम दूंगा। और वापस मुड़कर दरख्तों के झाड़ की तरफ चला गया। दादा अबू जो हैरानी से सिक्के हाथ में पकड़े इस खुश शक्ल नौजवान को देख रहे थे। इस नौजवान की नज़रों से ओझल होने के बाद हैरानी भरी खुशी के साथ दरवाज़ा बंद करके वापस मुड़े। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोने के ये 4 चमचाते सिक्के अब उनके हैं। उन्होंने सारी बात दादी को सुनाई। दादी जो हैरानी और बेयकीनी से सिक्कों को देखते हुए ये सब सुन रही थी, खुशी से बोली कि सोच क्या रहे हो, जल्दी से जाकर भैंस को दरख्तों के झंड में बांध दो।
غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے بعد باندھ دی جاتی۔ صبح واپس گھر آتے اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے ہوئے دادے کے گھر کے سامنے آ پہنچے اور دروازے کے آگے بیٹھ گئے۔ دادا ابو اس وقت ذمہ دار کے گھر گئے ہوئے تھے۔ دادی نے دروازہ کھولا تو جوگیوں کو خیرات دی ہوگی۔ جوگی دعا دینے لگے۔ ایک جوگی بولا اگر روٹی مل جائے تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ دادی بولی وہ روٹی تو نہیں پکی، میں دودھ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر دادی اندر سے 2 کٹورے دودھ کے لے آئی۔ جوگیوں نے دودھ کا گھونٹ بھرا اور چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ دادی جو پاس کھڑی تھی اس سے ایک جوگی جو کہ عمر رسیدہ تھا بولا پتر تیرے علاوہ گھر میں کون رہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس کا نام بتائے تو میں اس کو بھی دعا دوں گا۔ دادی بولی میرا معصوم بیٹا اور شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ جوگی بولا کہ پتر تو مجھ سے چھپا رہی ہے، کوئی اور بھی ہے تیرے گھر والوں کے علاوہ تیری بھینس کا دودھ پیتا ہے؟ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ وہ تیرا اور تیرے گھر والوں کا دشمن ہے، تو مجھے بتا۔ دادی جو سیدھی سادی تھی پریشان ہو کر بولی اور تو کوئی نہیں، ایک اجنبی نوجوان کچھ دن سے دودھ پیتا ہے مگر ہمارے گھر نہیں آتا۔ یہ سن کر دونوں جوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دے۔ وہی بوڑھا جوگی بولا وہ کب آتا ہے؟ تو دادی نے اسے وقت بتا دیا۔ جوگی بولا وہ انسان کے روپ میں کوئی بلا ہے، تو ہمیں اجازت دے دیں، ہم جھنڈ میں چھپ رہے اور جب وہ آئے تو ہم اسے پکڑ لیں گے۔ سادہ سی عورت چلاکی جوگی کی باتوں میں آ چکی تھی۔ اس نے نہ صرف ان کو اس بات کی اجازت دے دی بلکہ چارپائی بھی ڈال دی۔ اس پر سکون سے بیٹھو، میں تم کو لوگوں کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ ادھر دادا ابو ذمہ دار کی بھینسوں کو چارہ ڈالنے میں مصروف تھے۔ دادے کو ان کے نام کی پکار سنائی دی تو انہوں نے مڑ کر دیکھا تو ان کو وہی نوجوان کھڑا دکھائی دیا۔ دادا سے دیکھ کر خوش ہو کے نوجوان نے کہا کہ میں تم سے بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک سانپ ہوں، اپنی عمر پوری کر کے روپ میں بدلنے پہ اب قادر ہوں۔ تم جانتے ہو یہ ساون کا مہینہ ہے، اس مہینے میری مجبوری ہے، میں نے ہوا میں رہنا ہے، اس لیے میں تمہارے گھر کے پاس درختوں کے جھنڈ میں رہ رہا ہوں۔ بہت سے جوگی کافی عرصے سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں بس 1 مہینہ کمزور ہوتا ہوں۔ اس علاقے کے جوگی میری بو سونکھ چکے ہیں اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ تمہارے گھر آ پہنچے اور چلاکی سے تمہاری بیوی سے میرے بارے میں سب اگلوا لیا۔ اب وہ سیر ہونے کا انتظار کریں گے، میں دودھ پینے آؤں تو وہ مجھے پکڑ لیں گے، مگر جب تک سیر ہوگی میں بہت دور جا چکا ہوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا تم سے جب جاؤں گا تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ گھر کے سامنے ایک شیشم کا پیڑ ہے، اس شیشم کے پیڑ کے پاس ایک سوراخ ہے۔ پرسوں جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد اپنی بھینس کا تھوڑا سا دودھ اس سوراخ میں ڈال دینا اور یہ کپڑا جیسے تمہیں کوئی آواز آئے تو اس سوراخ کے منہ پر ڈال دینا اور واپس چلے جانا۔ کچھ دیر بعد واپس جانا تو تمہارا انعام تمہیں مل جائے گا۔ اب گھر واپس جا کر کل صبح تک اپنی بیوی یا جوگیوں سے کوئی بات نہ کرنا تاکہ میں تب تک دور چلا جاؤں۔ تمہاری بیوی کی بجائے اگر یہ غلطی تم نے کی ہوتی تو میں تمہیں سزا دیتا، مگر تم بے قصور ہو۔ انعام پا کر اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کر یہاں سے کسی دور دراز کے مقام چلے جانا، یہاں اب رہنا تمہارا بہتر نہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان مڑا اور چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانی سے کھڑے سب سن رہے تھے، شرمندگی، پریشانی اور تعصب سے اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے کپڑے کو دیکھا، یہ سرخ رنگ کا رومال سائز کپڑا تھا۔ انہوں نے اپنے لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ دادا ابو سمجھدار انسان تھے، ساری بات سمجھ چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اس دن دادا ابو جان بوجھ کے شام کے بعد واپس گئے تو دادی بڑی بے چینی سے دادا کا انتظار کر رہی تھی۔ دادا کو دیکھتے ہی ساری بات جھٹ سے سنا دی اور کہا میں تو ڈر کے مارے آج بھینس باندھنے بھی نہیں جاؤں گی۔ جوگی بابا کو بھینس کھول کر دی، انہوں نے وہاں باندھ دی ہے، اب جوگی بابا کو مل لو، مگر دادا ابو نے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ اگلی صبح دن چڑھے جوگیوں نے دروازے پر آواز دی ناشتہ پانی دے دو۔ دادے نے جو آج بھی زمین دار کے گھر کام نہ کرنے گئے تھے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے جوگی کو کہا جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پورا گاؤں اکٹھا کر کے سزا دلواؤں گا اور تمہیں پہلے لوگوں کے گھر میں سانپ چھوڑتے ہو، پھر پکڑتے ہو اور ان سے معاوضہ لیتے ہو۔ بھاگو یہاں سے، پتہ نہیں کہاں کیا الٹی سیدھی بات سنا کر تم نے میری بیوی کو پریشان کر دی ہے۔ چلاک جوگی آگے سے ہنس دیا اور بولا آ گیا نا تو بھی بکھاوے میں، آج وہ دودھ پینے جب نہیں آیا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب سن، میں کئی سالوں سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، وہ روپ بدلنے میں ماہر ہے، میرے بڑے کام آئے گا۔ بڑی مشکل سے اس کی بو پا کر میں اس کے سری پہ پہنچا ہوں، مگر تو نے میرا سارا کام بگاڑا ہے۔ جوگی نے جیب سے ہلدی نما پاؤڈر نکال کر دادے ابو کے آگے ہوا میں اچھا دیا اور کہا کہ آج کے بعد تیرے ایک بیٹے کے علاوہ اور اولاد نہ ہوگی اور نہ ہی اس کے آگے ایک اولاد سے زیادہ ہوگی، اور یہ سلسلہ تیری 7 نسل تک چلے گا۔ دادے ابو نے یہ سن کر تحمل سے کہا کہ تو چاہتا ہے کہ یا نہیں، میں آواز دوں گا گاؤں والوں کو۔ جوگی بڑبڑاتا ہوا اپنے ساتھی کو لے کر چلا گیا۔
दादा अबू ने दादी से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। शाम को दादा अबू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का निशान तक ना था। यूमी वालदीन दादा अबू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के इस पास का एक काफ़ी खुला सुराख नज़र आया। दादा अबू ने एक सुराख में भैंस का दूध जो वो गिलास भरकर साथ लाए थे और सुराख पर गिरा दिया, और दूध गिरते ही सुराख में एक अजीब सी बनबनाहट की आवाज़ें आने लगी। दादा जो कि हैरानी और खौफ से वही आवाज़ सुनने में मसरूफ़ थे, भूल गए कि नौजवान ने उनको क्या कहा था कि जब आवाज़ आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हा अचानक से काले सैकड़ों की तादाद में सुराखों से बाहर निकलने लगे, और भेड़ों की के निकलने की सुराख से निकलने की रफ्तार और बरमनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर बढ़ निकलने के बाद उनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे, चूँकि वो कपड़ा सुराख पे फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी कि भड़क निकलना और बरमनाहट की आवाज़ आना यकदम बंद होगी। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा कि बड़ों की घोल होगा, मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े, दादा अबू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। वहाँ कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गई कि वहाँ काफ़ी मिकदार में सोने के सिक्के पड़े हैं और सुराख का नामो निशान तक ना था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मुख्तसर ये कि दादा अबू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। जोगी का कहा सच साबित हुआ, दादे की कोई और औलाद ना हुई। मेरे वालिद के जवान होने पे दादे ने ये वाक़या उनको सुनाया। उनकी शादी की, फिर मैं पैदा हुआ। यूँ मैं समझदार शादी के लायक हुआ तो मेरे अबू ने ये वाक़या मुझे सुनाया। दादा अबू भी कभी मूड में होते तो सुनाया करते थे ये वाक़या। मेरी शादी के बाद दादा अबू और वालिद साहब की वफ़ात हो गई। मेरी शादी के बाद 7 साल तक हम औलाद से महरूम रहे। बहुत कोशिश की, इलाज मालजा किया, अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा। अल्लाह के करम से बेटा 4 साल गया, मगर इसके बाद कोई औलाद नहीं हुई। हम जहाँ सुनते हैं वहाँ भागते हैं। सारे अमल हजरात सारी बात सुनकर ये कहते हैं कि इस जोगी ने दादे पर जो अमल कर दिया था उसकी काट करनी पड़ेगी, मगर नाकामी का सामना करना पड़ता है। रुपया पैसे की कमी नहीं, बस औलाद की कमी का एहसास होता है। हमें किसी ने कहा कि आप किसी मांदरे के पास जाएं। मेरे एक मुंशी साहब बाबे शरीफ को जानते थे। उन्होंने उनका बताया तो उन्होंने सारी बात सुनकर आपका जिक्र किया। अब आपके पास बैठे हैं। ये कहकर वो खामोश हो गए। मैं काफ़ी दिलचस्पी और तवज्जो से उनकी बात सुनने में मसरूफ़ था। मेरी ज़िंदगी में रोज़ नई से नई और दिलचस्प बात और वाक़या सुनने को मिलता है, मगर ये वाक़या मिसाल आप था। मैंने उनको तसल्ली दी कि आप नाश्ता करें, चाय पिए, फिर देखता हूँ क्या मामला है। मैंने उनके नाम वगैरह, जिनमें दादा दादी के नाम भी शामिल थे, लिख लिए। उनके नाश्ता करने के दौरान मैं इस सारे मामले की मालूमात ले चुका था। जब मैं मालूमात ले चुका था, वापस उनके पास जा बैठा और अर्ज़ की, मोहतरम, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या और मामला पहली बार आया है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके दादाजी ने जो आपके अब्बू को बताया वही आपके अब्बू ने आपको बताया। इसमें कौन सी बात किस हद तक सच है मैं नहीं जानता, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी ज़ात पे कोई सहर के असरात नहीं, और आप मेरा एहसाब ठीक है तो आपके वालिद साहब की ज़ात पे भी आपके दादा अब्बू की तरह कोई सहर का असर नहीं था। आपने बताया कि जब ये वाक़या पेश आया तो आपके वालिद की उम्र 10 साल थी और आपके दादा की इकलौती औलाद थे। इस हिसाब से देखा जाए तो आपके दादा दादी पहले से ही इस कमी में मुब्तला थे। आगे उनकी औलाद में भी इकलौते हैं, आप भी इकलौते हैं, आपका बेटा भी आपकी इकलौती औलाद है। पूरी दुनिया में ऐसे कई घर हैं जिनकी एक ही औलाद होती है। आप परेशान ना हो, मैं आपको कुछ पढ़ने और कुछ इस्तेमाल करने किसी अच्छे डॉक्टर से मिलाज बताते हैं। अल्लाह ने रूहानी इलाज और मेडिकल के इलाज के बाद एक दिन रब नवाज साहब की मुझे कॉल आई और खुशी से फूले ना समा रहे थे। कह रहे थे कि अल्लाह का बहुत करम हो गया है, मेरी बेगम उम्मीद से है। 9 माह बाद उनको अल्लाह पाक ने जुड़वा बच्चों से नवाजा। रब नवाज साहब ने मुझसे मशवरा करके दोनों बच्चों के नाम रखे। अगले दिन रब नवाज साहब ढेर सारी मिठाई और ताइफ के साथ तशरीफ़ लाए। जाते वक्त उन्होंने एक लिफाफा मुझे दिया और कहा कि मैं जब चला जाऊं तो ये लिफाफा खोलेगा, इसमें एक ख़ास तोहफ़ा है। उनकी गाड़ी रवाना होने के बाद मैं बड़े इश्तियाक से वो लिफाफा खोला। अंदर एक बरीक पेपर था। मैंने वो पेपर निकाल कर खोला तो मैं मुस्कुराया। सामने एक बरीक सा सोने का सिक्का पड़ा था।